नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है देवभूमि उत्तराखंड का और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश भर में भर्तियों में धांधली पर मुख्यमंत्री धामी सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यूकेएमएसएसबी की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बीवीपी पदाधिकारियों ने की थी शिकायत और मुख्यमंत्री ने चयन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री ने गहनता से जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, भर्तियों में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से सख्त हैं वो आपको बता दें। दरअसल चयन प्रक्रिया यूकेएमएसएसबी की स्थगित कर दी गई है और बीवीपी पदाधिकारियों से भी आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहनता से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। रुख करते हैं अगली खबर का। एक और बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी है जानकारी। कैबिनेट की बैठक में करीबन 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 2008 की जल विद्युत नीति लागू की गई है। वित्त विभाग पूरी क्षेत्र को एक तहसील बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के जरिए पीडब्ल्यूडी विभाग में नई नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई। नई शिक्षा नीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग में नियमावली में संशोधन किया गया है। तो वहीं साथ ही साथ पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमावली में संशोधन हुआ है। पीपीएस संवर्ग में नियमावली में भी हुआ है बदलाव। तो इस तरह से कई मायनों में कई बड़े फैसले कैबिनेट के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी ने लिए हैं। कई अहम जो नियमावली है उनमें बदलाव किया गया, जिसका व्यापक असर दिखाई देगा प्रदेश भर में। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेशवासियों को निःशुल्क इलाज, 8 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों को हो रहा है लाभ। प्रदेश भर में 51 लाख से ज्यादा लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित एलटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। 228 चयनित एलटी शिक्षकों को शीघ्र मिलेगी तैनाती। मुख्यमंत्री धामी मुख्य सेवक सदन में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रामनगर में हाथी ने महिला पर किया हमला, महिला को उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम हाथी को काबू करने में जुटी। रुद्रपुर में पति पत्नी की गला रेत कर हत्या, आरोपी ने मां पर भी किया चाकुओं से वार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरिद्वार में दामाद ने ससुर पर किया धारदार हथियार से हमला, घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मौके से फरार हुआ आरोपी। रामनगर में जल्द ही पीरू मदारा में शिफ्ट होगा बस अड्डा, शिफ्टिंग की कार्रवाई जारी। रामनगर में सहकारी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है कोई बस अड्डा। नैनीताल के ओखलडुंगा में अतिवृष्टि से हुआ भारी नुकसान का आकलन करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, चमोली में नंदप्रयाग और छिनका में सड़कें अवरुद्ध। मलबा गिरने के कारण सड़क पर आवाजाही ठप, सड़क बहाली का काम जारी। देहरादून में पुलिस को मिली कामयाबी, स्मैक तस्कर को किया काबू। 65 ग्राम स्मैक भी हुई बरामद। रुड़की में मेयर को लेकर व्यापारियों में रोष, मेयर पर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का आरोप। व्यापारियों ने कहा मेयर ने जनता की उम्मीदों को नहीं किया पूरा। तो वहीं प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर अपना रोष जाहिर किया। तो वहीं इस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल साबित हुई है। किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया वो तस्वीरों में आपने देखा। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, अगर ठोस नीति है, ठोस कार्रवाई है तो मामले क्यों बढ़ रहे हैं, ये आपको धामी जी से पूछना चाहिए ना। भले वो अंकिता हत्याकांड हो, पिंकी हत्याकांड हो, कल ये धामी जी के नाक के नीचे जो हत्या करके कूड़े में फेंका गया है, और ये हरिद्वार में जो मामले हैं, इतने मामले क्यों हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कार्रवाई आपके हिसाब से बहुत तेज हो रही है तो मामले क्यों बढ़ रहे हैं, ये बहुत सोचने विषय है। और हमारे हिसाब से कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, इसलिए इनको ठोस नीति बनानी चाहिए कि आगे ऐसे मामले ना आए।
देखिए, अभी अंकिता भंडारी बहन को हमारी न्याय नहीं मिला है। उनके जो हत्यारे हैं खुलेआम कोर्ट में खुशी खुशी जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घुस रहे हैं, एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था पे। और उसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में कल महिला का एक शिव देहरादून में मिलता है और शंका जताई जा रही है उसके साथ भी ऐसी हिंसा हुई है। देखिए, हरिद्वार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक महिला के साथ बलात्कार किया, और देहरादून के अंदर में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला का पहले हत्या की जाती है, उसके बाद मृत शरीर के साथ उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में यमकेश्वर की जो विधायक हैं रेणु बिस्ती जी, उनका उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वो जब रिजॉर्ट चलाया तब भी उनकी मौजूदगी वहाँ पर थी। सरकार तो बहरी भी हो गई है, गूंगी भी है, और सरकार निष्क्रिय भी हो गई है, निरंकुश भी हो गई है। सरकार से मांग करना अब मतलब ऐसा लग रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना जैसा। देखिए, आज महिलाएं इस सरकार में, इनके शासनकाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत भाजपा शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेगी और इसके साथ ही शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार होगी, जिसमें 75 अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। बता दें आपको कि एक अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने तंज कसा है। उन्होंने हर मोर्चे पर इस सरकार को फेल करार दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे वीर सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है और जिस प्रकार से हमारे अभी अभियान में मेरा देश मेरी माटी अभियान हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और हर गांव में हम अमृत वाटिका बनाने जा रहे हैं, जिसमें हर गांव से जो है मिट्टी एकत्र करके हम उसकी कलश यात्रा जो है उसको निकालेंगे। और ये हमारे वीर सैनिकों के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है, अब जनता उसकी सच्चाई को जान चुकी है, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली इनकी सरकार है, जिनका कि जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित 228 शिक्षकों को शीघ्र ही नियुक्ति दी जाएगी। इन सभी चयनित सहायक अध्यापकों को पहली तैनाती प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जाएगी, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर कर शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को चयनित एलटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सहायक अध्यापक कला के 262 पदों के लिए नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयुष्मान योजना का आम जन को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक 51,44,000 लोग आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं, जबकि 8,28,000 से ज्यादा लाभार्थी मरीजों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल चुकी है, जिस पर राज्य सरकार ने करीबन 15 अरब से अधिक की राशि खर्च की। प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव का कहना है, आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बीजेपी के प्रतिनिधियों को साल 2022 में हारी हुई 23 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि 2022 में हमारी पार्टी जिन विधानसभाओं में हारी उसके कारणों को जानने के लिए और 2024 में उन कमियों को दूर करने के लिए सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत सभी सांसद जनता तक संवाद स्थापित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने तंज कसा है। जनता पार्टी अब अपने सांसदों को उन विधानसभाओं की जिम्मेदारी दे रही है जो विधानसभाएं उन्होंने विगत विधानसभा चुनाव में हारी है।
ये 23 विधानसभाएं राज्य में हैं और उन सांसदों को वो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं जिन सांसदों को उनके क्षेत्र की जनता जो है अब देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो जनता के सुख दुख में 5 साल से कहीं नजर आए नहीं। राज्य हित के कोई मुहैयतों के मुद्दे उन्होंने लोकसभा में उठाए नहीं। अब वो लोकसभा के सांसद कैसे उन विधानसभाओं में भाजपा को जीत दिलाएंगे। उत्तराखंड में इस बार बादल जमकर बरस रहे हैं। इस साल जुलाई के महीने में ही सामान्य से 32% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विज्ञान रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून 16% अधिक रहा, जबकि आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। अभी 1 जून से लेकर के आज 2 तारीख हो गई है, तो अभी तक जो है उत्तराखंड में मानसून जो सामान्य से 16% अधिक जो है वर्षा देखने को मिली है, तो जो है नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और अगर जुलाई की बात करें तो पिछले जुलाई महीने में जो है उत्तराखंड में जो वर्षा है वो सामान्य से 32% ज़्यादा मिली रही है। इसमें भी जो हमारे बागेश्वर, हरिद्वार जनपद है, इनमें ज़्यादा बारिश मिली है, जबकि जो नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपद है, इनमें जो है सामान्य से कम वर्षा रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक जो है आधा सीजन निकल चुका है, तो इसमें जो है मॉनसून जो रेनफॉल है वो सामान्य से 16% ज़्यादा रही है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ित परिवारों के लिए गंभीर नहीं है, सरकार केवल बातें कर रही है। और इसके अलावा महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया। देखिए, हमारे जनपद के कांग्रेसियों ने जिस तरह से हमें सूचित किया था, उसमें इसकी जरूरत महसूस की गई कांग्रेस हाईकमान के लेवल पे। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, उनके निर्देश पे ही ये कार्य हो रहा है कि हम विस्तृत अध्ययन करें और इस चीज को देखें कि जो प्रभावित लोग हैं उनको वास्तविक रूप में सहायता पहुंची है या नहीं पहुंची। अब ये इस समिति की दूसरी बैठक है, जिसमें हमारी उप समिति जो अलग अलग क्षेत्र के लिए गठित की गई थी, वो अपनी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेंगी। हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि काफी सारे मसलों को लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर यह रेड की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की ओर से कई जगहों पर जमीन की खरीद और बिक्री को रोक लगाए जाने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर से रजिस्ट्री कराए जाने के मामले सामने आए हैं, जिसकी जांच चल रही है। और इसके साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। बागेश्वर में कपकोट विधायक सुरेश सिंह गढ़िया सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल विधायक की ओर से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से बंटने वाली धनराशि किसी अपात्र को बांटी गई है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो वहीं इस पर बागेश्वर जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवत डसीला ने सरकार पर लोगों को धोखा देने के आरोप लगाए। नार गांव के एक संपन्न व्यक्ति को 75,000 रुपए की जो है धनराशि विवेकाधीन कोष से दी जाती है, जबकि उस व्यक्ति के पास जेसीबी मशीन है और उसके पास एक छोटा मोटा मॉल समझ लीजिए आप। उसके यहाँ जूते चप्पल से लेके, राशन से लेके, हार्डवेयर से लेके, राशन से लेके सारी चीजें उसके यहाँ मिलती हैं। वो 2 व्हीलर उसके पास है, 4 व्हीलर उसके पास है। उसके बावजूद भी विधायक जी उसको सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं और उसको 75,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। ये इस भ्रष्टाचारी सरकार की जो है ये है। और जो लोग सड़कों पर और जो लोग खुली छत के नीचे विश्राम करने को मजबूर हैं, उन लोगों को अभी तक आर्थिक सहायता इनके द्वारा नहीं दी गई है। तो वहीं रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद व्यापारियों में रोष का माहौल है। व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया, पूर्व मेयर गौरव गोयल के कार्यकाल में व्यापारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। सामाजिक लोगों के द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई है। इसमें व्यापार मंडल के व्यक्ति भी हैं, अन्य लोग भी हैं
हमने ये बातें रखी कि 4 साल का जो कार्यकाल मेयर साहब का रहा है, पूर्व मेयर का, वो उसमें व्यापारियों के प्रति उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो हमारी मांगे थी वो एक भी पूर्ण नहीं हुई। व्यापारियों के हित में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए, आज कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद करते हैं। मैं भी व्यापार मंडल में छोटा मोटा पद हिस्सेदार रखता हूँ, तो आज दरअसल कई जगह से जो चर्चा चल रही है और प्रत्यारोप की भी चल रही है। वहीं देहरादून में कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है। दरअसल पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष गौरव गोगोई को बनाया गया। बता दें आपको, गणेश गोदियाल के साथ अभिषेक दत्त को भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। देश भर में इन दिनों आई फ्लू के मामले देखे जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और बेस अस्पताल में आई फ्लू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने भी लगातार लोगों को आइसोलेट होने का सुझाव दिया। तो वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ते आई फ्लू के मामलों को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। आज की ओपीडी में तो मरीज ये मान के चलिए कि 80% जो हमारी ओपीडी थी वो कंजक्टिवाइटिस की ही थी। नहीं, वही बता रहे हैं, जैसे अगर आज 200 की ओपीडी थी तो ये मान के चलिए कि आपकी 130 से ऊपर तो आई फ्लू के ही मरीज थे, 130 से 40 से। कारण एक तो ये भी बदलता हुआ जो मौसम है वही लग रहा है, क्योंकि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो वो बदलते मौसम की वजह से ही होता है। तो वहीं देहरादून में भूमाफियाओं का खतरा लगातार जारी है। लोगों द्वारा भू कानून लाए जाने की मांग की जा रही है, पर सरकार द्वारा हर बार भू समिति बनाने के बाद भी काम नहीं किया जा रहा, जिसका परिणाम यह है कि बुजुर्ग दंपत्ति जिन्हें देहरादून में आजादी के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा जमीन दी गई थी, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है आज। और जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति के पारिवारिक सदस्य भगवान दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारी आप बीती सरकार के सामने रखी। उसमें जो दलीप चौहान और विनोद कुमार मेरे को प्लॉट में आगे लेके गया, मेरे को उनकी बातों पे यकीन आ गया कि मेरा ये काम कर रहे हैं। वो तेजोलाल पटवाल, रेशू और कोई दिनेश मलिक है भागवत का, और उसके साथ कुछ गुंडे थे, वो सारे आ गए प्लॉट के अंदर और मेरे को अपने विश्वास में ले लिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये मेरा कार्य होने जा रहा है। तो रात के टाइम ये 7 बजे गाड़ी लेके आते थे, मीटिंग इनकी वहाँ पे होती थी सब माफियों की, और मेरे को बहुत ही मौत का भय दिखा के, और एक रूम में जो मेरा अभी भी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, रिवॉल्वर फाइन देते थे, कह रहा है गैंगस्टर एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, आप इसमें सिग्नेचर करो। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, बड़ी जानकारी, अहम खबर। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे एक बार फिर आज शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम में 41 सदस्य शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की जो प्रक्रिया है एक दफा फिर से शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है। गौरतलब है कि पिछली बार भी मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया था सर्वे का, और एक बार फिर कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। कल दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रास्ता साफ हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर। हालांकि आपको यहां पर यह बता दें कि वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वजू खाने पर रोक लगी हुई है, आसपास के इलाके पे सीलबंदी है, इसके मद्देनजर पूरे परिसर में सर्वे होगा, लेकिन उस स्थान को छोड़ा जाएगा। कई तरह के दरअसल यहां पर दावे अपने अपने ओर से किए गए, तमाम पक्षों की ओर से। कहना है कि जो मस्जिद है उसकी एक दिशा में साफ तौर पर जो मंदिर की झलकियां हैं वो दिखाई देती हैं। मंदिर पर इस तरह की आकृतियां हैं, बनावट ऐसी है जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगता है कि पूर्व में यहां पर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था सर्वे के लिए, जिला कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया था, मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को डिसमिस कर दिया था। इसलिए उस फैसले के बाद आज जो है सर्वे होना है, और सर्वे के लिए पूरी तैयारी जो है एसआई की टीम कर चुकी है, जिला प्रशासन कर चुका है, और हम लोग भी निकल रहे हैं। हम लोग भी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है
उस ज्ञानवापी परिसर में पहुंच रहे हैं जहां सर्वे होना है। इसलिए ये आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम का दिन है। आज जो है ये जो कदम हम लोग जो ज्ञानवापी की तरफ बढ़ रहा है और ये जो सर्वे होगा, ये इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ रहा है। इस फैसले के बाद, ASI सर्वे के बाद जो आज का दिन सर्वे होगा, और ये सर्वे जब समाप्त होगा और जब रिपोर्ट जो है न्यायालय के पटल पर आएगा, वो दिन ऐतिहासिक होगा और ज्ञानवापी परिसर का जो इतिहास है वो अपने आप को पुनः जो है रिवर्स करेगा। देखिए, ऐसा है कि एक लीगल पर्सन होने के नाते हम एक्साइटेड वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, हम इंटरेस्टेड वर्ड यूज़ करेंगे। इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि देखिए ऐसा है कि वहाँ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस अवेलेबल है और उस एविडेंस को सामने आना, समाज के सामने भी लाना, एज वेल एज ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ले आना, जिससे जो हमारा जो जस्टिस पाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निर्विवादित तौर पर कंप्लीट हो सके। उस चीज़ के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि उतावलापन कभी भी अच्छा नहीं होता है, उतावलापन आपको जो है वो बीमार कर देता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, एक्साइटेड होना ज़रूरी है। इंटरेस्टेड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संपूर्ण सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कल फैसला आया। तो इसलिए आज हम तैयार हैं, हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं जो भी आगे होगा फिर आपको सूचित करेंगे। देखिए ऐसा है, उसमें तो ऑलरेडी जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है उसके हिसाब से उसमें ऑलरेडी जो है प्लेंटिव्स जितनी है पांचों वो और उनके एक एक काउंसिल वो ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार मीटिंग लेकर कहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आज इतने लोग जाएंगे। बहुत खुश है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे बहुत जरूरी था, तभी सच उभर के आएगा। सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में उन लोग की हार होगी, हम ही लोग की जीत होगी। अब देखिए मतलब 15 दिन तक भी चल सकता है, 1-1.5 महीना तक भी चल सकता है जी। सर्वे में जो 4 वादी महिलाएं हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, 41 से ज्यादा लोग हैं और मशीन जो है अगले और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाँ, आलोक त्रिपाठी से बात हुई, हाँ सर्वे शुरू होने की शुरू हो रहा है। हाँ क्योंकि नहीं आलोक त्रिपाठी 7:30 से होगा ना। हाँ हाँ, मशीन बढ़ाई गई है क्योंकि जल्दी हो जाए और 7 से 12 है। कितनी टीमें हैं ASI की? कई टीमें हैं, वो 5-6 जगह लगा दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।